गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अब 7th क्लास की ज्योग्राफी हमने शुरू कर दी है, जिसके हमने 2 चैप्टर ख़त्म भी कर लिए हैं। आज हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात, छोटी सी सीख। देखिए, कुछ आदतें हमें बुरी होती हैं, कुछ आदतें हम पे अच्छी होती हैं। बुरी आदतों को अगर वक्त रहते हुए, मतलब जब टाइम है, मान लो जैसे अभी हम पढ़ाई करते नहीं हैं, तो ये एक हमारी बुरी आदत है, जबकि हमें पता है कि भाई इसके बिना काम चलना नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आलस्य की वजह से या किसी दूसरी वजह से हम पढ़ाई करते ही नहीं हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, थोड़े दिन बाद क्या होगा कि ऑब्वियस बात है, आप अज्ञानी रह जाएंगे, आप अनपढ़ रह जाएंगे। और आप शायद ये बात जानते होंगे कि किसी भी अज्ञानी और अनपढ़ का जीवन बहुत कष्टकारी हो सकता है। ठीक है, भले ही आपके पास लाख पैसा हो, पर अज्ञानी अगर आप हैं तो बहुत मुश्किल है जीवन फिर। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो भी बुरी आदतें हैं आप उनको छोड़िए, और जो अच्छी आदतें हैं उनको आप इन्हांस कीजिए, उनको बढ़ाइए। जैसे भी बढ़ सकते हैं वैसे बढ़ाइए। उन्हें बढ़ाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, जो भी मेहनत करनी पड़े, आप करिए। ठीक, चलिए, आज का ज्ञान समाप्त हुआ। अब पढ़ाई की बात करते हैं। अगला जो चैप्टर है, जो 3rd चैप्टर है, वो है हमारी बदलती पृथ्वी। उसका नाम है, तीसरे चैप्टर का नाम है बदलती पृथ्वी। देखिए, जो हमारा स्थल मंडल है ना, जो स्थल मंडल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको कि स्थल मंडल, तो मैंने आपको पृथ्वी की 3 परतें बताई थी। तो जो ये ऊपर वाली परत है, जो सबसे ऊपरी परत है, पर्पटी जैसे कहते हैं, एक्चुअली है क्या ना, ये टुकड़ों में बटी हुई है, ये अलग अलग है, मतलब ये टूटी हुई है, ऐसे ऐसे है ये टुकड़ों में। ठीक, तो उन्हीं को कहा जाता है प्लेट। जो टूटी हुई है, जो ये टुकड़े हैं, छोटे बटे हुए हैं टुकड़े, उन्हीं को कहा जाता है प्लेट। और ये प्लेट क्या है कि इनमें ना कोई मूवमेंट होता रहता है, कोई ना कोई गति होती रहती है। उस गति का क्या कारण है? मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी के अंदर में एक दहकता हुआ एक रेड कलर का पदार्थ है, लाल पदार्थ है, जो दहकता हुआ मैग्मा कहते हैं उसको, एक्चुअली मैग्मा। ठीक, तो ये मैग्मा एक्चुअली ये किस वजह से है ये ऐसा? क्योंकि जो हैवी एलिमेंट हैं वो अंदर हैं, और उन एलिमेंट में क्या हो रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से, रेडियो सक्रियता की वजह से उनमें जो है ना, इसमें मूवमेंट होता रहता है, इसमें मैग्मा में। और देखिए, जब इसके ऊपर ये प्लेट रखी हुई हैं तो क्या होगा, ये तो मैग्मा है, ये मैग्मा, और इसके ऊपर ये प्लेट है। जब इसमें गति होगी तो इनमें भी तो गति होगी, इनमें भी तो हलन चलन होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो वही वाली चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बर्तन लिया, ये कोई प्लेट लिया आपने, यहाँ पे प्लेट, इसमें आपने कोई चीज़ भरी, मान लीजिए आपने कुछ दाने इसमें भर लिए, आपने नीचे से इसमें प्रेशर लगाया, यानी कि आपने इसको हिलाया, तो ये दाने भी तो हिलेंगे। सेम यही पृथ्वी के साथ भी हो रहा है। ठीक, अब ये गति जो इनमें ये गति हो रही है, इसका एक कारण तो ये है, इसमें 2 तरह की गतियाँ हो सकती हैं। ठीक, कैसी? भाई, अगर किसी चीज़ में कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसके पीछे कोई बल लगा होगा। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, ये आपने कोई, ये प्लेट है, इसमें आपने कुछ भर रखा है, तो इनमें अगर आपने यहाँ कोई बल लगाया है ऊपर की तरफ, तभी तो इनमें मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे इसके साथ भी होता है, नीचे से कोई मूवमेंट लग रहा है, कोई बल काम कर रहा होगा, तभी तो ये प्लेट जो है इनमें हलन चलन हो रही है। तो कैसा, कितने तरह का वो बल हो सकता है? 2 तरह का बल हो सकता है जी। एक तो हो सकता है एंडोजेनिक फोर्स, यानी कि इस गति का कारण क्या है, एक तो एंडोजेनिक फोर्स है, ठीक है, और एक है एक्सोजेनिक फोर्स। देखिए, एंडोजेनिक फोर्स, एंडो का मतलब होता है आंतरिक, अंदर, एंडो। एक्सो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, एंडोजेनिक, जेनिक माने उत्पन्न होना। ठीक, एंडोजेनिक यानी कि जो अंदर से जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है, अंदर जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से जो एक तो गति हो रही है, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए पृथ्वी है ये, तो इसमें क्या हो सकता है कि भाई अंदर ये मैग्मा है, यहीं पे प्रेशर उत्पन्न हुआ, प्रेशर जब लगेगा प्लेट के ऊपर में तो क्या होगा, ये मैग्मा किसी दरार से होके या तो बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकल रहा है तो ये ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा, प्रेशर तो हो गई, तो धीरे इधर ये जो प्लेट है इनमें हलन चलन महसूस होगी, जैसे हम भूकंप कहते हैं। समझ गए? अब क्या होगा कि मान लीजिए नीचे से कोई प्रेशर लग रहा है, नीचे से कोई बल लग रहा है, और ऊपर हमारे यहाँ कोई आकृति है, मतलब मान लो कोई पहाड़ है, कोई मिट्टी का ढेला होगा, कुछ होगा यहाँ पे, कुछ तो होगा ही ज़मीन पे। अब नीचे से जब प्रेशर लगेगा तो इस ज़मीन पे, मान लीजिए पहाड़ के नीचे पे कोई प्रेशर लग रहा है, मान लीजिए, तो यहाँ पे जो हो सकता है ये पहाड़ टूट जाए, ये टूट जाएगा तो इसमें से जो टूटा हुआ रहेगा वो नीचे गिर जाएगा।
मान लीजिए इस पर बर्फ़ हो तो नीचे से जब हलन चलन होगी तो हो सकता है ये बर्फ़ नीचे आ जाए खिसक के, तो यही होता है भूस्खलन। ठीक है, मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी कि ये जो प्लेट है, मान लीजिए 2 प्लेट ले ली मैंने, तो एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो एक वक्त के बाद क्या होगा कि एक प्लेट जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी और जो वैसी वाली है वो ऊपर चली जाएगी। नीचे तो बहुत गर्मी है, नीचे तो सारी चीज़ पिघल जाती है, तो नीचे जाके जो ये वाली प्लेट है ये पिघल जाएगी, फिर ये मैग्मा बन जाएगी और फिर से ये वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो ये है, ये वाली प्लेट थी तो ये उठ भी जाएगी ऐसे, जब ये आपस में टकराएंगी तो इससे क्या होगा, पर्वत का निर्माण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए एक्सोजेनिक फोर्स क्या होते हैं, ये तो हुए पृथ्वी के अंदर वाले बल, जो पृथ्वी के अंदर काम कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से बाहर कुछ हो रहा है। ठीक है, अंदर कोई बल है उसकी वजह से बाहर के जो सतह है उस पर कुछ परिवर्तन हुआ है। अब जो दूसरा वाला है वो है एक्सो, ये जो बल है ये बाहर ही लग रहा है, तो इसमें 2 तरह के काम हो सकते हैं, या तो अपर्दन हो सकता है, निक्षेपण हो सकता है, अपक्षय हो सकता है। मैंने आपको ये बताया वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, 3 वर्ड होते हैं ये। देख, वेदरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अपक्षय का मतलब होता है किसी सेल खंड का, किसी चट्टान का टूटकर उसी स्थान पर गिर जाना, किसी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना कहलाता अपक्षय। ठीक, और जब ये टूट के किसी दूसरे स्थान पर चली जाए, किसी कारण से, पानी के द्वारा चली जाए, हवा के द्वारा चली जाए या बर्फ़ के द्वारा चली जाए, है ना, किसी कारण से ही तो जाएगी, किसी के माध्यम से ही तो जाएगी, तो अगर वो चली जाए तो ये हो जाएगा अपर्दन। और जब ये एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके गिर जा रही है तो यही हो जाता हमारा निक्षेपण। ये तीनों प्रक्रियाएं साथ में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। आगे जो ये अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया से क्या क्या हो सकता है, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया किस वजह से हो सकती है, किस वजह से होती है? नदी के द्वारा हो सकती है। नदी क्या करेगी, नदी मान लो पहाड़ से निकलेगी, यहाँ से घिस के कुछ लाएगी, कोई पत्थर को तोड़ के लाएगी और ला के नीचे डाल देगी। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ कुछ बन जाएगा। हवा के द्वारा हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये रेत इकट्ठा हो गया तो हवा क्या करेगी, उसे उठा के दूसरी जगह ले जाएगी, धीरे 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 करके वहाँ पे क्या बन जाएगी, चट्टान बनती चली जाएगी। जब वो दब जाएंगी, प्रेशर में आ जाएंगी, चट्टान बन जाएगी, उस हिसाब से आधी चट्टान बन सकती है। होता है ना, समुद्री तरंगे आ सकती हैं इससे, होता है ना, समुद्री तरंगे इस वजह से आती हैं। भाई मान लीजिए ऊपर कोई फोर्स जनरेट हुआ है तो पानी उसी की वजह से तो ऐसे चलता है, हवा की वजह से, है ना, इसमें गति उत्पन्न हो जाती है। हिमनद जो क्या है, क्या बोलते हैं उनको, हिमनद का मतलब होता है बर्फ़ की नदी। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी है क्या, दरअसल है क्या? ज्वालामुखी है जी जो हमारी क्रस्ट है, जो परपटी है, जो मैंने आपको बताया बहुत जो पतली परत है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें पिघला हुआ मैग्मा अचानक बाहर निकलता है। जिससे कैसे निकलेगा, देखिए ये कहीं मैग्मा भरा हुआ है, ये पृथ्वी के नीचे है, ये वाला एरिया जो है ये पृथ्वी के नीचे मैग्मा है, वो तो है ही, हमें पता ही है ये बात। ये हमारी मेंटल है, यानी कि पृथ्वी की दूसरी वाली परत, मान लीजिए ऐसे बना लेते हैं हम। ये देखिए एक परत मैंने ये बनाई, ये है हमारी पृथ्वी, ये है मेंटल, और इसी के ऊपर एक दूसरी परत बनाई जिसे कहते हैं हम क्या, परपटी। अब मान लीजिए यहाँ ये अंदर में मैग्मा तो भरा हुआ है ही, है ना, मैग्मा तो है ही भरा हुआ। क्या होगा, एक टाइम के बाद में जब यहाँ प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको रिलीज होने के लिए कुछ चाहिए, भाई नेचर का नियम है, ये जगह चाहिए, तो ये यहाँ से नीचे से प्रेशर मारेगा, नीचे से प्रेशर मारेगा, प्रेशर मारेगा, मारता रहेगा मारता रहेगा मारता रहेगा। तो इसी की वजह से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मेंटल को क्रॉस करके ये आ जाएगा ऊपर के यहाँ, इस वाली परत के यहाँ तक आ जाएगा, और ये वाली परत में जहाँ से इसको निकलने का रास्ता मिल जाएगा, ये मैग्मा वहीं से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ से बाहर निकल रहा है, जिस इस तरह का इसने कुछ बनाया होगा, मतलब यहाँ से निकलना शुरू किया इसने, तो ये वाला जो रास्ता, जो इसका ये मुंह है, ये इस तरह का पाइप सा बन जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है जी, क्रेटर। अब इसी से धीरे धीरे मैग्मा आता रहेगा और इसी के दोनों तरफ जमा होता रहेगा। देखिए मैं आज आपको इसकी पिक्चर भी भेजूंगी, और जैसे कि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया मैग्मा चैम्बर, जहाँ ज़मीन के नीचे मैग्मा जमा है उसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। ये जो है मैग्मा है, ठीक, ये प्लेट है मेंटल, और इसके ऊपर वाली प्लेट जो है, जो पृथ्वी की जो सतह है उसका नाम है परपटी। ये आपने कल पढ़ा है, ये पूरा मैग्मा चैम्बर है, इसके नीचे वाला एरिया है ये पूरा, है ना। और क्या हो रहा है
कि इससे ये बाहर निकल रहा है, जिससे बाहर निकल रहा है उसी को वेंट कहा जाता है, निकासी जो ये वाला पाइप है वेंट, जो इसका मुंह है इसी को कहा जाता है क्रेटर। समझ गए बात? इस जहाँ से निकल के बाहर गिरेगा ज़मीन के ऊपर, वो जब तक ये दहकता हुआ गर्म पदार्थ अंदर है तब तक ये मैग्मा कहलाता है, और जैसे ही बाहर आ जाता है उसके बाद इसको लावा कहते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर ये था। अब देखिए, स्थल मंडल की प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी पर एक तरह का कंपन भी होगा। मान लीजिए नीचे से कोई प्रेशर लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेट जो है इधर उधर होंगी ना, उनमें भी गति होगी, तो इससे जो है कंपन पैदा होगा, है ना, धरती हिलना शुरू होगी, तो उसी को कहा जाता है भूकंप। अब भूकंप भी सुन लीजिए कैसे होता है। ज़मीन के अंदर जहाँ ये भूकंप, जहाँ पे ये हलन चलन सबसे पहले शुरू हुई, कारण कोई भी हो सकता है, उसको कहा जाता है फोकस या उद्गम केंद्र। और ज़मीन के ठीक ऊपर, इसी के ठीक ऊपर, फोकस के ठीक ऊपर जो जगह होगी ज़मीन पे जब सबसे पहले ये पहुंचेगा, वही कहलाता है एपिसेंटर या अधिकेंद्र। जैसे कहा जाता है कि जब भी भूकंप आता, आपने ये सुना होगा कि भाई अधिकेंद्र वहाँ था, अधिकेंद्र वहाँ था, एपिसेंटर वहाँ पे था। ठीक, यहाँ सबसे कम डिस्ट्रैक्शन होगा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है इस वजह से कि ये जो तरंगे जो चारों तरफ चलती हैं ना, इस जब एक्चुअली मूवमेंट है क्या, तरंगे तो हैं जो निकलती हैं, तो यहाँ से जब ये निकलेगा, यहाँ से जब कोई कुछ आएगा तो तरंगे फिर चारों तरफ फैलेंगी, जब कंपन होगा, है ना, मूवमेंट होगा, तो तरंगे जब चारों तरफ चलेंगी तो इसी वजह से जो फिर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। भूकंप के टाइम में 3 तरह की तरंगे चलती हैं, एक का नाम है प्राइमरी, दूसरी का नाम है सेकेंडरी कहेंगे इनको, और तीसरी है लॉन्गिट्यूडनल। देखिए ये है प्राइमरी, को इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है अनुदैर्ध्य, है ना, और ये है सेकेंडरी को कहा जाता है अनुप्रस्थ, और ये जो है क्या बोलते हैं इनको, सरफेस वाली जो तरंगे हैं। अब देखिए मैं आपको इनको समझा देती हूँ। तरंग क्या होती है एक्चुअली? तरंग माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। मान लीजिए जैसे आपने, ये कोई स्पीकर है, मान लीजिए, देखिए मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये कोई स्पीकर है, आपने इसमें कुछ बजाया, तो इसके जो कण हैं यहाँ से, इनमें क्या होगा, इनमें एक मूवमेंट शुरू होगा, है ना, अपने माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन, इनमें कंपन शुरू हो जाएगा। जब आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको कंपन फील होगा, है ना, ये कंपन शुरू होगा, और कंपन की वजह से क्या होगा, जो ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरी जगह जाएगी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी एक स्थान से दूसरी जगह जाएगी, इसी वजह से हमें उसकी वो हमें सुनाई देता है। जैसे मैंने यहाँ गाना बजाया, है ना, और अगर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत दूर तक सुनाई देती है, अगर उससे निकलने वाली एनर्जी कम है तो वो मतलब थोड़ा पास तक सुनाई देगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी तरंग। तरंग 2 टाइप की हो सकती हैं, एक होती है यांत्रिक और एक होती है अयांत्रिक। यांत्रिक को कहते हैं मैकेनिकल, अयांत्रिक को कहते हैं नॉन मैकेनिकल। ठीक, तो जो यांत्रिक है फिर वो भी 2 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, अब देखिए अनुदैर्ध्य को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ को कहते हैं ट्रांसवर्स। ठीक, अनुदैर्ध्य जो होती हैं, इन्हें चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम हमें चाहिए होता है, ये किसी माध्यम से ही चलेंगे। जैसे हमारा मुंह है, जब हमारी जो आवाज़ निकलती है, अगर हम मुंह को ना खोलें तो आवाज़ निकलेगी नहीं। समझ गए बात? अगर अंदर कोई मूवमेंट ना हो, या तो जीभ करेगी या गले से कोई मूवमेंट होगा तो ही तो आवाज़ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी आवाज़, है ना। तो इससे क्या होगा, मतलब बिना माध्यम के ये नहीं चलेगी, कोई ना कोई इसे माध्यम जरूर चाहिए। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये तीनों तरह के माध्यमों में चल सकती है, ठोस में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है। ठीक, अब इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी जो तरंग है वो लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल तरंग का मतलब होता है कि कण जो है ना, वो जो तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, ऐसे मतलब इधर ही वो चल रहे हैं, कण चल रहे हैं, तरंग की जो गति है वो भी इधर ही, और कण है जो वो भी इधर ही चल रहे हैं। ठीक है, कण तरंग की गति की दिशा में चलें। जैसे स्प्रिंग होता है, आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे, जिधर से छोड़ेंगे वो उधर की तरफ ही आगे की तरफ भग जाएगी। समझ गए बात को? अब देखिए दूसरा अनुप्रस्थ तरंग, ये 2 तरह के माध्यमों में चल सकती है, सिर्फ ठोस में और द्रव में चल सकती है। ये
ठोस में और द्रव में चल सकती है। यांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिनको चलने के लिए ना किसी माध्यम की जरूरत होती है ना। अनुप्रस्थ तरंगें जो है दो तरह के माध्यमों में चल सकती हैं, ठोस और द्रव में, और जो अनुदैर्ध्य है वो तीनों तरह के माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस में चल सकती हैं। जो ट्रांसवर्स है इनमें क्या होता है कि जो कण की जो गति है, कण की गति तरंग की गति के लॉन्गिट्यूडनल होती है, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई रस्सी ली, आपने उसे पेड़ से बांध दिया। मान लीजिए ये कोई पेड़ है, यहाँ पे आपने यहाँ कोई रस्सी ली और इसको बांध दिया आपने ऐसे, और यहाँ से पकड़ के आपने इसको ऐसे हिलाया ऊपर नीचे। तो आप कैसे हिला रहे हैं इसको, ऐसे हिला रहे हैं। तो तरंग कैसे 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसके ऊपर, ये है ना रस्सी, तो ठीक। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है यही हमारा क्या है, देख लीजिए आप कहीं भी जाइए, नीचे से देखिए ऊपर देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये वाली जो तरंग होती है ये होती है अनुप्रस्थ और ट्रांसवर्स तरंग। ये एक्स्ट्रा है, आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक है। बस इतना जान लेना है कि भूकंप के टाइम में 3 तरह की तरंग निकलती हैं, PSL, ये याद रखना है, प्राथमिक, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप वेवलेंथ को समझ लें एक बार। वेवलेंथ कुछ होता है ना, वेवलेंथ का मतलब होता है ये एक चक्कर जो पूरा हुआ, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, यही होती है वेव की लेंथ। वेव की लेंथ ऐसे ही तो नापेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी जो है। इसका जो ऊपर का सिरा है इसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला है इसको कहते हैं ट्रफ, ठीक। ये एक्स्ट्रा ज्ञान था। अब देखिए निक्षेपण और अपर्दन अपक्षय के कारण बनने वाली आकृति कुछ इस चैप्टर में दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। देखिए नदी के द्वारा क्या बन सकता है, पहले हमें ये देखना है। मान लीजिए ये कोई कठोर चट्टान है एक बहुत, नदी यहाँ से होके बह रही है, नदी इधर से बहती हुई आ रही है कहीं से, है ना, और ये कोई कठोर चट्टान है। अब इसे नीचे उतरना है, और इसका जो ढाल है वो एकदम खड़ा ढाल है, और नीचे भी कोई कठोर चट्टान है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, नदी जब यहाँ से गिरेगी तो एकदम पूरा तेज़ी से गिर जाएगी क्योंकि ढाल खड़ा है, तो ये बन जाता है वाटरफॉल। इसी को कहते हैं जलप्रपात, झरना जिसे आप लोग कहते हैं, ये ऐसे बनता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल, ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला एक कंट्री है, वहीं पे एक नदी है, उसी पे है ये, ऑर्निको नदी पे, ठीक है। एक दूसरा जलप्रपात है, दुनिया का दूसरे नंबर का जलप्रपात, उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। और नियाग्रा कहाँ है, नियाग्रा है नॉर्थ अमेरिका में। नियाग्रा कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका यानी कि जो US है ना, नियाग्रा जलप्रपात वहाँ है, जैसे अमेरिका कहते हैं। एक तीसरा जलप्रपात है जैसे कहते हैं विक्टोरिया, जो कि है जाम्बिया में, जाम्बिया नहीं, एक कंट्री है, हाँ एक कंट्री है जाम्बिया, सॉरी जाम्बिया ही है उसका नाम, जाम्बिया। और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे एक नदी है जिसका नाम क्या है, जाम्बेजी रिवर, है ना। उस जाम्बेजी रिवर पर ही ये वाटर, भाई देखिए कोई ना कोई नदी होगी तभी तो वाटरफॉल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नदी का होना जरूरी है ना। उस नदी पर ही एक है जिसको कहते हैं विक्टोरिया वाटरफॉल है, उसका नाम विक्टोरिया, समझ गए। ये तीनों ही कॉन्टिनेंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये तीनों ही जगह आपको पता होंगी कि कहाँ कहाँ है। अब देखिए ये तो हो गया पहाड़ पे से गिरती है जब की बात। नदी जब मैदान में चलती है तो कैसे करती है, देखिए इसी रूप में तो चलती है, ऐसे जैसे ये मैंने बनाए हैं ऐसे तो चलती है। होता क्या है कि कुछ टाइम बाद में हम देखते होंगे कि जो ये किनारे हैं ना ये मिलते चले जाते हैं बिल्कुल, ये ऐसे जैसे यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ए यूँ चलता गया, यूँ चलती गई, यूँ चलती गई, चलती जा रही है, ऐसे घूम रहा है और घूम रहा है ऐसे। एक वक्त आएगा कि दोनों बिल्कुल, नदी क्या करेगी, इतना न घूम के पानी यहीं से जाने की कोशिश करेगा, पानी यहीं से आपस में जुड़ जाएगा, और ये वाला जो एरिया है ये कट के अलग हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया जो कट के अलग हुआ, इसी को कहा जाता है गोखुर या चाप झील, गोखुर या चाप झील, ठीक है। जो डल झील है ना, डल झील वो ऐसी ही झील का उदाहरण है। जो कश्मीर में डल झील है, आप लोग जाएंगे या गए होंगे कभी, वो इसी झील का उदाहरण है। वो झेलम नदी के द्वारा बनाया गया है। झेलम नदी ऐसे ऐसे बही जा रही थी, बही जा रही थी। जो ये विसर्प हैं, ये जो नदी के मोड़ हैं, इन्हें कहा जाता है विसर्प, ठीक है। इंग्लिश में इन्हीं को मेंडर कहते हैं, ठीक। अब ये हो गया, नदी जब अपनी बहुत सारी नदियाँ निकल जाती हैं, जब मतलब बिल्कुल ढाल ख़त्म हो जाता है, अब समुद्र में मिलने का टाइम आ गया, अब कोई ढलान वलान नहीं है तो वो चलेगी क्या,
पानी अपने अपने इधर उधर जहाँ से जगह मिलेगी वहाँ से समुद्र में मिलने की कोशिश करेगा। तो ये वाली जो आकृति बनी है, ये तिकोने तिकोने जो बने हैं, इन्हीं को कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, ये नदी के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए समुद्र में, और समुद्र की जो है, समुद्र में जो आकृति बनती है वो कैसे बनती है, समुद्र में कौन कौन सी आकृति बनती है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये कोई चट्टान है जी, यहाँ पे ये कोई चट्टान खड़ी है ऐसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पानी इधर आएगा, आती हैं लहरें तो आती रहती हैं, टकराएंगी जाएंगी, टकराएंगी जाएंगी, टकराएंगी जाएंगी। एक वक्त के बाद में क्या होगा कि इस चट्टान में ना एक ऐसे ही अंदर तक इसको काट देंगे। ये चट्टान जैसे बनी हुई थी ऐसे, तो इसको इन्होंने ऐसे काट के इसमें एक बना दी गुफा सी, तो इसी को कहा जाता है समुद्री गुफा। ठीक, अब पानी है, पानी तो आता रहता है, फिर भी पानी फिर भी ये आए जा रहा है, जो लहरें हैं इससे टकराए जा रही हैं, टकराए जा रही हैं, टकराए जा रही हैं। कुछ वक्त के बाद और क्या होगा कि ये जो गुफा थी ना, ये वाला एरिया भी पानी इसको भी काट देगा, इस वाले पत्थर को भी। अब होगा क्या, अब क्या होगा कि ये कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी कि इसमें ना सिर्फ ये ऐसे रह जाएगा खड़ा हुआ, और पानी बीच में से जगह बना के निकल जाएगा, आर पार कर देगा, इसको आर पार कर देगा। इसी को कहा जाएगा तटीय मेहराब, तटीय मेहराब। समझ गए आप बात को। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ। मान लीजिए पानी जब जो उसने यहाँ पे गुफा सी बनाई है, इस गुफा को वो पार कर दे और ऊपर ये छत खड़ी रह जाए, सिर्फ छत रह जाए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तटीय मेहराब। अब एक वक्त के बाद में क्या होगा कि पानी तो पानी है भाई, वो रुकता तो है नहीं, वो तो एक बार चलने लगा तो चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए ये पूरी कोई इस तरह की कोई चट्टान थी एक, ठीक। वक्त के साथ क्या हुआ कि पानी की लहरें आई 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 आई, ऐसे आ रही हैं, पानी की लहरें आती रहती हैं। उन्होंने इसमें यहाँ एक गुफा सी बनाई, गुफा सी बना दी, ठीक। अभी इसको पूरा नहीं काटा उसने, ठीक। ये तो बन गई समुद्री गुफा। एक वक्त के साथ क्या होगा कि ये जो गुफा है ना, ये इधर से उधर पार हो जाएगी, मतलब यहाँ से इधर की तरफ आप इसमें से तैर के और इधर भी निकल सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। और ये जो छत सी है ये बनी रह जाएगी ऐसे ही, वक्त के साथ में काटता रहेगा पानी इसको। अब लहरें तो रुकती नहीं हैं, वो फिर भी आ जा रही हैं, फिर भी आ जा रही हैं, फिर भी आ जा रही हैं। एक वक्त के साथ क्या होगा, वो यहाँ वाले एरिया को भी पूरा काट देगा, ख़त्म कर देगा ये। तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ना, इन्हीं को कहा जाता है स्टेक्स, इसी को कहा जाता है स्टेक। समझ गए आप, इसी को कहा जाता है स्टेक। अगर आपको स्टेक देखना है तो एक वो वाला गाना है, ऋतिक रोशन की एक मूवी है बड़ी फेमस, उसका कौन सा नाम क्या है, वो कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार का जो गाना है समुद्र पे जो होता है, उसमें ये दिखाया गया है पीछे पिक्चर में, स्टेक खड़ा हुआ है। आप देखिए, अब आपको ज्योग्राफी की बहुत सारी चीज़ें मूवीज़ में देख के, इधर उधर देख के आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि स्टेक क्या है। देखिए ये जैसे समुद्र है, पानी बह रहा है यहाँ पे, ये समुद्र है, और इसी के जो आसपास की जो चट्टान है ना, इन्हीं को कहा जाता है समुद्री भृगु। भृगु को इंग्लिश में कहते हैं क्लिफ, और समुद्र को कहते हैं मरीन, ठीक, मरीन। अब क्या होगा कि लहरें क्या करती हैं कि अपने साथ में रेत ला ला के यहाँ जो इकट्ठा कर देती है ना, उस झील सी क्या बना देती हैं पास में। अर्धचंद्राकार आई, छोड़ दिया पानी, रेत लाई, पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, तो ये जो एक आकृति बन जाती है ना, इसको कहा जाता है पुलिन। तो आपकी किताब में ये दे रखा है। अब देखिए, अब हिमानी के द्वारा, देखिए हिमानी मतलब होता है बर्फ़ की नदी, हिमानी या हिमनद, और हिमानी के द्वारा जो भी अपने साथ बहा के लाया जाता है उसी को कहा जाता है हिमोड। या वो हो सकता है छोटे छोटे सेल हों, या रेत के तलछट हों, मिट्टी हो, ये सभी क्या कहलाता है, ये हिमोड कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये आपका, अभी रुकिए इसमें कुछ रह रहा है। अच्छा, एक होता है, ये हमने पढ़ लिया किस किस के, नदी के द्वारा पढ़ लिया कि नदी क्या क्या कर देती है, हमने हिमानी के द्वारा पढ़ लिया, समुद्र की लहरें क्या क्या कर सकती हैं वो पढ़ लिया। अब एक ये तीसरा है कि पवन क्या क्या कर सकती है। हवा भी तो बहुत कुछ कर देती है ना, हवा क्या करेगी। देख लीजिए, ये कोई चट्टान है, मान लीजिए ये कोई चट्टान खड़ी है यहाँ पे इस तरह। अब हवा जब चलेगी ना, तो वो इसको, इसके निचले सिरे को आसानी से काट देती है, आसानी से। तो एक वक्त के साथ में क्या होगा, मतलब काफ़ी टाइम बाद में क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला तो चौड़ा हो जाएगा सिरा, और नीचे वाला ना काट देगी हवा ऐसे,
हवा ने ये काट दिया, इधर से भी लग रही है उधर से भी लग रही है, तो यहाँ से ये काटती चलेगी वक्त के साथ में। और ये इस तरह की आकृति जब बन जाएगी, ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतला एरिया, तो उसी को कहा जाता है छत्रक सेल। ये छत्रक सेल बन जाएगी। जब भी आप रेगिस्तान का फ़ोटो देखते होंगे तो आपको ये वाला फ़ोटो दिखता होगा कि रेत ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है, रेत ऐसे ऐसे आप देखेंगे रेगिस्तान के फ़ोटो, तो उन्हीं को कहा जाता है बालू के डिब्बे। जो होता क्या है कि हवा जब बहुत तेज़ चलती है रेगिस्तान में, तो एक जगह से उठाएगी रेत को, अगर रेत के महीन कण होंगे तो उन्हें दूसरी जगह ला के वो छोड़ देती है। भाई कहीं तो छोड़ेगी उन्हें ला के, हमेशा तो वो तेज़ रहेगी नहीं, जहाँ छोड़ेगी वहीं पे ये रेत का डिब्बा सा बन जाएगा, उसी को कहा जाता है बालू डिब्बा। अगर रेत के कण बहुत महीन है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो बहुत हल्के हैं, तो हवा उसको बहुत दूर तक फैला देगी ऐसे। तो ऐसे ही जो मैदान बन जाते हैं रेत के, उन्हीं को कहा जाता है लोयस। ठीक है। अब देखिए भूकंप में ना एक चीज़ और छूट गई थी। भूकंप जो होता है, भूकंप को नापने के लिए एक भूकंप मापी यंत्र होता है, जिससे कि पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। तो उसी को कहते हैं भूकंप मापी कहो या फिर उसे सीस्मोग्राफ कहो। भूकंप मापी कहो या सीस्मोग्राफ कहो। ठीक, देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। या तो उसे भूकंप कहो या तो सीस्मोग्राफ कहो। और भूकंप की जो तीव्रता नापने का जो स्केल होता है उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। इस भूकंप मापी पे एक स्केल दिया होता है, उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। जब भी तो हमें पता चलता है कोई स्केल होगा तभी तो पता चलेगा। हम अपनी लंबाई नापते हैं तो कुछ हमें पता है कि कोई स्केल है नापने का, तभी तो पता है हमें, नहीं तो हमें कैसे पता। ठीक, तो इसे नापने के लिए भी एक स्केल होता है, वो यही है, ये रिएक्टर स्केल। ठीक, अब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो बात थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आप इसको ढंग से देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। अब इसमें कुछ जनरल चीज़ें हैं कि भूकंप कब कब आए और किस किस स्थान पर उन्होंने क्या क्या किया, इस तरीके से। और भूकंप आए तो उससे बचने की जो तरीके होते हैं वो हैं। अब आप इसके क्वेश्चन लगाइए, अगर नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन आप काम करिए। जब आप काम करेंगे नहीं तो फिर काम होगा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे कर लेंगे तो नहीं होगा। चलिएगा, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच।